हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ पाठक। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मेगलोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, कैसे होता है, इसका उपचार क्या है, ये सब बताने जा रहा हूं। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया को मेगलोब्लास्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें मेगलोब्लास्ट पाया जाता है। मेगलोब्लास्ट को स्प्लिट कीजिए। मेगा मीन्स लार्ज, ब्लास्ट मीन्स इमैच्योर, अपरिपक्व। तो मेगलोब्लास्ट क्या हुए? लार्ज इरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स जिसमें सीव लाइक क्रोमेटिन होता है। सीव लाइक क्रोमेटिन, सी मतलब छलनी, छलनी की तरह से क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन अनकॉइल क्रोमोसोम होता है जो डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। इरिथ्रॉइड मतलब होता है लाल रक्त कोशिका से संबंधित। ये देखिए, तो सीव लाइक क्रोमेटिन होता है मेगलोब्लास्ट में। they are large erythroid precursors having sieve-like chromatin. मेगलोब्लास्टिक अनीमिया दो कारण से हो सकता है। पहला विटामिन B12 की कमी से, दूसरा फोलिक एसिड की कमी से। डिस्कस करते हैं विटामिन B12 की कमी से कैसे होता है। विटामिन B12 का एक और नाम है साइनोकोबैलेमिन। साइनोकोबैलेमिन, ये देखिए साइनोकोबैलेमिन विटामिन B12 का दूसरा नाम है। एवरेज डेली रिक्वायरमेंट विटामिन B12 की 2 से 3 माइक्रोग्राम होती है, 2 to 3 माइक्रोग्राम्स। अब डिस्कस करते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को। आपने आहार लिया, डाइट लिया, उसके बाद उस डाइट में विटामिन B12 था, वो आ गया पेट में। पेट में एक अणु होता है, मॉलिक्यूल होता है हेप्टोकोरिन। विटामिन B12 हेप्टोकोरिन से बाइंड करता है। हेप्टोकोरिन कहां से आया? सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियों ने सिक्रेट किया हेप्टोकोरिन को। हेप्टोकोरिन विटामिन B12 बाइंड कर गया स्टमक में, फिर वो आ गए ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? छोटी आंत का भाग है। तो ड्यूडेनम में एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस, वो फिर हेप्टोकोरिन को हटा देते हैं। फिर वहां पर ड्यूडेनम में ये बाइंड करता है विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से। इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से आया? पेट के पैराइटल सेल से। पेट में पैराइटल सेल होती हैं, वो सिक्रेट करती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। तो विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड किया और आ गया टर्मिनल इलियम में। टर्मिनल इलियम क्या है? छोटी आंत का भाग है। टर्मिनल इलियम में ट्यूबुलिन रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे बाइंड करते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रांसकोबैलेमिन सेकेंड के फॉर्म में। देखिए इस तरह से होते हैं दोस्तों। मुझे लगता है दोस्तों इससे आपको मदद मिलेगी। विटामिन B12 डाइट से हमने लिया, स्टमक में गया, हेप्टोकोरिन से बाइंड किया, हेप्टोकोरिन सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। फिर हेप्टोकोरिन विटामिन B12 आ गए ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस हेप्टोकोरिन को हटा देंगे, वो बाइंड करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर से, जो कि पैराइटल सेल से सिक्रेट होती है, स्टमक के पैराइटल सेल से सिक्रेट होती है। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड कर गया, फिर वहां से आएगा वो टर्मिनल इलियम में। दोस्तों ये देखिए टर्मिनल इलियम में आ गया, यहां ट्यूबुलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है। ट्यूबुलिन रिसेप्टर से बाइंड करके एब्जॉर्ब होगा और ट्रांसपोर्टेड फॉर्म होता है ट्रांसकोबैलेमिन सेकेंड। ट्रांसकोबैलेमिन सेकेंड, देखिए ट्रांसकोबैलेमिन सेकेंड। मुझे लगता है दोस्तों आपको क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। ओके, अब कारणों पे आते हैं। विटामिन B12 की कमी क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण होता है डिक्रीज इनटेक, सेकेंड इंक्रीज डिमांड, थर्ड इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। डिक्रीज इनटेक कब होगा? पॉवर्टी में, गरीबी में। दूसरा वेजिटेरियन डाइट, जो लोग शाकाहारी होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी देखी जा सकती है, क्योंकि विटामिन B12 अंडे के योक में, एग योक में, फिश में, लिवर में ज्यादा पाया जाता है। दूसरा है इंक्रीज डिमांड, जैसे कि प्यूबर्टी यानी यौवन में इंक्रीज डिमांड होती है विटामिन B12 की। प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में। लैक्टेशन, स्तन्यपान में। तीसरा है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, ये किस में हो सकता है? मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में। दूसरा पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी क्या होता है? सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा
पेट को हटाना, इसे कहते हैं गैस्ट्रेक्टमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी मतलब कि शल्य चिकित्सा द्वारा पेट के किसी एक भाग को हटाना, उसे कहते हैं पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। तीसरा है पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर। चौथा है इलियल रिसेक्शन। रिसेक्शन मतलब होता है काट करके हटाना, तो इलियल रिसेक्शन। विटामिन B12 डिफिशियंसी में पैनसाइटोपिनिया भी देखा जा सकता है, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं पैनसाइटोपिनिया कैसे हो सकता है। पैन मीन्स ऑल, साइटो मीन्स सेल, पीनिया मीन्स कमी हो जाना, यानी कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स की कमी को पैनसाइटोपिनिया कहते हैं। ये कैसे होता है? एक रिएक्शन होता है, DUMP से DTMP बनता है, ऐसे DUMP से DTMP बनता है। देखिए फ्रेंड्स, DUMP से DTMP बनता है विटामिन B12 के प्रेजेंस में। ओके, अगर विटामिन B12 की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो DUMP DTMP में नहीं बनेगा, तो इससे DTMP की कमी हो जाएगी। DTMP की कमी यानी कि अच्छा, इसकी यूरिडिल मोनोफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स यूरिडिल मोनोफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की कमी हो जाएगी, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की कमी होगी, डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट की कमी हो जाएगी तो थाइमीन कम हो जाएगा। थाइमीन क्या होता है? थाइमीन नाइट्रोजनस बेस है डीएनए का। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन। तो थाइमीन नाइट्रोजन बेस की कमी होगी तो डीएनए मैच्योर नहीं होगा। डीएनए मैच्योर नहीं होगा तो डीएनए मैच्योर नहीं होगा तो क्या होगा? यानी कि न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होगा। न्यूक्लियस मैच्योर नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म मैच्योर हो रहा है, तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक असिंक्रोनी होगा, जिसके कारण मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाएगा। यानी ये रिएक्शन देखिए नहीं होने से मैच्योरेशन अरेस्ट हुआ, उससे क्या होगा? जो लाल रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स के प्रिकर्सर हैं वो मैच्योर नहीं होंगे तो पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। यानी कि ये रिएक्शन में विटामिन B12 चाहिए, इसका कमी होने से इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो गई। दूसरा है दोस्तों आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कैसे होता है? उसमें क्या होता है? होमोसिस्टीन होता है। ये देखिए, होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट होता है विटामिन B12 के प्रेजेंस में। अब विटामिन B12 की कमी हो गई तो मेथियोनिन की कमी होगी। मेथियोनिन की कमी हुई यानी कि होमोसिस्टीन बढ़ गया। होमोसिस्टीन बढ़ेगा तो हाइपर होमोसिस्टीनीमिया होगा। हाइपर होमोसिस्टीनीमिया होगा तो थ्रोम्बोसिस होने का खतरा बढ़ जाएगा। और वो थ्रोम्बोसिस आर्टरी में होती है, इसलिए आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये फर्स्ट वाली थी, सेकेंड वाली। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस मतलब आर्टरी में थ्रोम्बोसिस। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी वो ब्लड वेसल होती है जो कि हृदय से पूरे शरीर में साफ रक्त को पहुंचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। ओके, और थ्रोम्बोसिस मतलब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन। थ्रोम्बस क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का एक थक्का बन जाता है, उसे कहते हैं थ्रोम्बस। तो यहां पे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हो रहा है, क्यों? हाइपर होमोसिस्टीनीमिया हो गया। ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। वो क्यों होते हैं? मिथाइल मेलोनिल कोए सक्सिनाइल कोए में नहीं चेंज होता है, ये वाली रिएक्शन दोस्तों। मिथाइल मेलोनिल कोए सक्सिनाइल, मिथाइल मेलोनिल कोए सक्सिनाइल कोए में नहीं बदलता है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, यहां विटामिन B12 होगा, यहां विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी अगर, तो मिथाइल मेलोनिल कोए सक्सिनाइल कोए में नहीं चेंज होगा। जब नहीं चेंज होगा तो सक्सिनाइल कोए की कमी हो जाएगी। कमी होने से क्या होगा? ये माइलिन शीथ का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सक्सिनाइल कोए। माइलिन शीथ न्यूरॉन्स के एक्सॉन, न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके एक्सॉन में पाई जाती है। ठीक है। अगर सक्सिनाइल कोए की कमी हो जाएगी तो आपका माइलिन शीथ डिफेक्टिव होगा। अगर डिफेक्टिव माइलिन शीथ होगा तो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, यानी तंत्र की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ओके। अब जो विटामिन बी, जो आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है विटामिन B12 की कमी से हुआ है, इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सबसे पहले CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। आप पाएंगे हीमोग्लोबिन कम है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट यानी कि सफेद रक्त कोशिका कम है और प्लेटलेट्स कम है। फिर आप देखेंगे MCV बढ़ा हुआ है,
MCH बढ़ा हुआ है और MCSC नॉर्मल है। अब MCB, MCH, MCSC ये मैंने अपने RBC इंडाइसिस वाले वीडियो में बताया हुआ, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों पेरिफेरल स्मीयर करेंगे। पेरिफेरल स्मीयर में क्या मिलेगा? सबसे पहले RBCs को देखेंगे तो मैक्रो ओवेलोसाइट्स मिलेंगी, यानी कि बड़ी बड़ी अंडाकार सेल्स मिलेंगी, कोशिकाएं मिलेंगी। फिर आप देखेंगे कैबॉट रिंग मिलेगा। कैबॉट रिंग कैसा होता है? ये देखिए, कैबॉट रिंग इस तरह से होता है, 8 के शेप में स्ट्रक्चर होगा, माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। 8 का फिगर होता है और माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है कैबॉट रिंग। ओके फ्रेंड्स, कैबॉट रिंग। तीसरा हॉवेल जॉली बॉडी मिलेगी। हॉवेल जॉली बॉडी कैसी होती है? हॉवेल जॉली बॉडी ऐसे दिखती है, मैं दिखाता हूं आप लोग को। हॉवेल जॉली बॉडी, ये रेमिनेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं, डीएनए के अवशेष, रेमिनेंट्स ऑफ डीएनए। और बेजोफिलिक स्टिपलिंग पाई जाती है। किस प्रकार की? फाइन बेजोफिलिक स्टिपलिंग। कोर्स भी होती है, कोर्स सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया में पाई जाती है। यहां पर फाइन बेजोफिलिक स्टिपलिंग होती है। अब WBCs कैसे होंगे पेरिफेरल स्मीयर में? वो हाइपर सेगमेंटेड होंगी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिलेंगी। अब हाइपर सेगमेंटेड क्या होती है फ्रेंड्स? जो न्यूट्रोफिल होता है वो नॉर्मली 3 से 5 लोब्स का होता है, 3 से 5 लोब्स होती हैं, लेकिन जब 5 से ज्यादा लोब हो जाएंगी तो उसे हाइपर सेगमेंटेड कहेंगे। देखिए ये है न्यूट्रोफिल, नॉर्मल न्यूट्रोफिल, ये है नॉर्मल न्यूट्रोफिल। गिनिए 1 2 3 4 5 लोब्स हैं। मैंने बताया कि नॉर्मल न्यूट्रोफिल में 3 से 5 लोब्स होते हैं, ये नॉर्मल न्यूट्रोफिल है। अब हाइपर, ये देख लिया आपने, और हाइपर सेगमेंटेड में ग्रेटर देन 5 होगी, यानी कि ये देखिए ग्रेटर देन 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए 8 है, यानी ग्रेटर देन 5 है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ग्रेटर देन 5, इसे कहेंगे हाइपर सेगमेंटेड, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, जो कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में पाया जाएगा। जब पेरिफेरल स्मीयर करेंगे तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल पाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं बोन मैरो एस्पिरेट करेंगे। बोन मैरो एस्पिरेट में इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया मिलेगा और जो माइलॉइड इरिथ्रॉइड रेशियो है वो रिवर्स हो जाएगा। नॉर्मल माइलॉइड इरिथ्रॉइड रेशियो जो होता है 3:1 होता है फ्रेंड्स। और दोस्तों जो WBCs होंगी वहां पर जायंट मेटामाइलोसाइट्स और बैंड फॉर्म मिलेंगे। तो ये हो गया बोन मैरो एस्पिरेट। बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे तो उसमें मिथाइल मेलोनिल कोए इंक्रीज होगा। आपको मैंने बताया मिथाइल मेलोनिल कोए सक्सिनाइल कोए में बदलता है विटामिन B12 के प्रेजेंस में। विटामिन B12 की कमी हो गई तो मिथाइल मेलोनिल कोए बढ़ा हुआ मिलेगा। जब बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे तो मिथाइल मेलोनिल कोए बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर आप देखेंगे कि होमोसिस्टीन है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। विटामिन B12 ऐसे करेंगे तो वो डिक्रीज्ड आपको मिलेगा। तो आपने मिथाइल मेलोनिल कोए देख लिया, आपने विटामिन B12 ऐसे कर लिया, होमोसिस्टीन देख लिया, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज भी बढ़ा हुआ मिलेगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज LDH भी बढ़ा हुआ मिलेगा। अब दोस्तों ये मेगलोब्लास्टिक विटामिन B12 के कारण हुआ है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ओरल यानी मुंह के द्वारा या इंट्रामस्कुलर, इंट्रा मींस अंदर, मस्कुलर मींस मसल, मसल के अंदर इंजेक्शन के द्वारा, या तो इंजेक्शन के द्वारा या ओरली हम विटामिन B12 देंगे। और अगर इंजेक्शन के द्वारा देंगे तो इंट्रामस्कुलर यानी मसल के अंदर देंगे। ठीक है, तो ओरल या इंट्रामस्कुलर विटामिन B12 दिया जाता है, ये इसका उपचार है। दूसरी कैटेगरी थी कि फोलिक एसिड की कमी से भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। फोलिक एसिड क्या है? फोलिक एसिड फोलिया से लिया गया है। फोलिया मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी, फोलिया मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें फोलिक एसिड मिलता है, उन्हीं में मिलता है फोलिक एसिड सबसे ज्यादा। तो वही ये फोलिक एसिड फोलिया से लिया गया, ग्रीन लीफी कहते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में
ये फोलिक एसिड ज़्यादा होता है। तो अगर फोलिक एसिड की कमी होगी तब भी मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा जेजुनम से होता है। जेजुनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का भाग है। जेजुनम छोटी आंत का भाग है, वहां से सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। और फोलिक एसिड से जो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हुआ और विटामिन B12 से जो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, उनमें अंतर यह आएगा कि विटामिन B12 जो कम होगा वहां मेगलोब्लास्टिक अनीमिया में आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे, यानी तंत्र की जटिलताएं मिलेंगी। लेकिन फोलिक एसिड की कमी से जो आपको विटामिन B12 में कमी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, वहां पर आपको न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे। यानी फोलिक एसिड डिफिशियंसी में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था दोस्तों मेगलोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।